हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे आप लोग। और जैसा कि मैंने बोला था आपसे 2 दिन पहले से मैं लगातार बातें कर रहा हूँ टेलीग्राम के माध्यम से। तो मैंने बोला था आपसे कि हम लोग कक्षाएं शुरू करना चाहते हैं जीएस की, जो फ्री रहेंगी, निःशुल्क रहेंगी पूरी तरह, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरा वादा है, चैनल शुरू करने के टाइम में ही मैंने बोला था। हमारा चैनल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, ये आप जानते हैं, कि जो नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है ऐसी एक सपोर्ट की। ये तो ये सपोर्ट सिस्टम है। हम सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, आप हमें करिए। इसमें 2 चीजें आप ध्यान रखिए, पहले ही मैं आपको पहले दिन बता रहा हूं कि जो मैं इस बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो इसके आपको पीडीएफ या फिर नोट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं क्या है सीधे टॉपिक वाइज पढ़ाता जाऊंगा बोर्ड पे। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाऊंगा जब टॉपिक पूरा होगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर इसका एक सीधा दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप में से ही कोई भाई या बहन क्या करे कि नोट्स को अच्छे से अपने एक कॉपी बनाइए, अलग से बनाना सबको है, लेकिन आप एक नोट बनाइए अच्छे से, हर पेज पे डेट के साथ उसको डालिए। और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप उसे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे उसको शेयर कर दीजिए, पर डे की क्लासेस। तो जो लोगों को पीडीएफ चाहिए या लोग जो नई लेक्चर को ढंग से नोट कर पाते हैं साथ के साथ, तो उनके लिए वो हेल्प हो जाएगी। तो क्योंकि एक्चुअली हम भी अपने टाइम में से ये निकाल के ये सब चीजें कर रहे हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, और हमें भी अपना भी चीजें देखनी होती हैं, पढ़ाई भी है और भी सारी क्रियाकलाप होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें सहयोग करेंगे, ये वॉलेंटियरली होगा। जो भी चाहे अपना इनिशिएटिव लेना चाहे, सहयोग करना चाहे हम लोगों को, तो आप नोट्स अपने लिए बनाएंगे ही, बस उनको फोटो खींच के आपको शेयर करना है। इतना आप करें तो बहुत बेहतर होगा। तो आज से हम ये अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। मैडम जल्दी ही क्लास लेके आएंगी इतिहास की, इंडियन हिस्ट्री, उसमें वो क्लासेस आपको कराएंगी। और हमने एक व्यवस्था और की आपके करंट अफेयर की, रेगुलर यानी डेली करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश, बाइलिंगुअल होगा वो। उसमें द हिंदू भी होगा और इंडियन एक्सप्रेस भी होगा। जो भी करंट के टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। एक सर हैं जिनसे बात चल रही है, बात बन गई तो वो जल्दी ही मिलेंगे आपको। और पॉलिटी भी वो पढ़ाने का बोल रहे हैं। तो देखिए कैसे कैसे जल्दी से बात बनती है और हम लोग सारा साथ लेके एक टीम की तरह आगे चलते हैं। तो आप लोग बस सपोर्ट करिए, अपने लोगों को जोड़िए जिनको जरूरत है। मैं फिर बोलूंगा, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो या तो घर से नहीं निकल पाते हैं या फिर उन पे संसाधनों का अभाव है, वो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते। तो उनके लिए सिर्फ ये हमारी एक पहल है, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो आप भी उन लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम अर्थव्यवस्था देखेंगे। सबसे पहले इस चूंकि हम ये प्री फोकस्ड क्लास देखेंगे, तो इसमें किसी भी स्टेट की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे तो वो आप स्टेट की तैयारी करते हैं यूपी की, चाहे तो आप करते हैं बिहार की, चाहे आप करते हैं एमपी की, या किसी भी स्टेट की आप तैयारी करते हैं, वो वनडे एग्जाम हो या फिर पीसीएस हो, हम उन सबको कवर करेंगे। फैक्ट्स पे भी देखेंगे, ध्यान देंगे, और कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप वनडे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और स्टेट की तैयारी करते हैं तो भी बेनिफिशियल रहेगा। मैंने जो यहाँ पे आधार बनाया है, वो आधार बनाया है यहाँ पे पीसीएस, यूपी पीसीएस के सिलेबस को। इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही हम आज, मेरे साथ तो आप इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे। बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि क्या समय के अनुसार जरूरी लगता है, फिर उस पर क्लासेस लगाएंगे। बाकी दूसरे लोगों से कांटेक्ट चल रहा है मेरा। तो अर्थव्यवस्था में अगर पीसीएस की बात करें तो जल्दी से सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो इसमें मोस्टली जो यूपी के सिलेबस में बात की गई है वो 6 पॉइंट्स पे बात की गई है, 6 चीजें दी गई हैं उसमें। और अगर किसी और स्टेट में 1-2 पॉइंट्स ज्यादा हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी हम कवर कर लेंगे। अभी आज मैं बता रहा हूं, इन चीजों को समझ लीजिए। सिलेबस को आप अच्छे से समझ लेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। और इसी को देखते हुए पहला जो है, जो यूपी के सिलेबस में बात की गई है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे, मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, पढ़ने का तरीका क्या होगा,
हम अर्थव्यवस्था को जानेंगे और सारी चीजों को जानेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, अभी कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा, देखेंगे सारी चीजों को। फिर जो दूसरा टॉपिक उसमें दिया गया है, अगर आप सिलेबस देखें, आप में से बहुत से लोगों को सिलेबस नहीं पता होगा, और जिनको पता है तो बहुत बेहतर है। बिना सिलेबस के तैयारी अधूरी होती है, तो पहले हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उस एग्जाम के बारे में जान लेना सबसे बेहतर होता है। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, हम शुरू कर रहे हैं आज से, जीरो से शुरू करेंगे सारी चीजों को। अर्थव्यवस्था क्या होती है यहां से लेके सारी चीजें शुरू करेंगे। तो दूसरा पॉवर्टी है, जिसको गरीबी या निर्धनता बोला जाता है। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो सिलेबस में आता है इंक्लूजन। ठीक है, इसको आप समावेशन पढ़ते हैं हिंदी में। तो समावेशन में बहुत कैसे कैसे समाहित किया जाता है लोगों को, अंतिम जो छोर पे व्यक्ति है, जो अंतिम से भी अंतिम है, जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, उनको समावेशित करना, उनका भी उद्भव करना, उनका भी विकास करना, उन्हें भी मेन स्ट्रीम से जोड़ना। तो ये समावेशन में आता है। वित्तीय समावेशन के बारे में आपने खूब सुना होगा, तो वो इसी का पार्ट है। अभी देखेंगे, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। फिर आता है अगला डेमोग्राफीज, इसको आप जनसांख्यिकी पढ़ते हैं। आप इसकी एक नोटबुक जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अलग से नोटबुक बना लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जनसांख्यिकी में आप इसका एक दूसरा टर्म भी होता है जनांकिकी, वो किसी समुदाय विशेष के बारे में हो जाता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आप ग्रुप पे एक्टिव रहूंगा, ग्रुप पे आप मेरे को बता सकते हैं। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ठीक है। इसको कहेंगे सामाजिक क्षेत्र की पहलें। अभी इनको हम डीपली पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को, चीजों को देखेंगे कि इसमें ये क्या है, ठीक है। परेशान मत होइए, पहले आप नोट कर लीजिए, सिलेबस पहले नोट कर लीजिए कि क्या क्या है। और जो 6 है वो दिया गया है एटसेट्रा करके, ठीक है। इसको आप अन्य समझ सकते हैं हिंदी में। अब इस एटसेट्रा में क्या बोला गया है, ये चीज बहुत समझने की है। 5 तो ही मोटा मोटा दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी यानी गरीबी और निर्धनता, इंक्लूजन यानी समावेशन, डेमोग्राफीज यानी जनसांख्यिकी, और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव यानी सामाजिक क्षेत्र की पहलें। अगर इसमें देखें तो आप जानते हैं एमडीएम, जो भी लोगों के उत्थान के लिए चीजें चलती हैं वो इसमें आती हैं। सामाजिक क्षेत्र ने क्या क्या पहले की हैं, तो मिड डे मील हो गया, ठीक है, या फिर आपका शिक्षा के लिए कुछ हो गया, माफ कीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुछ भी चीजें हो गई, जो भी व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं, तो शिक्षा हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हो गया। अभी इन सब चीजों को हम बड़े अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मिड डे मील, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या फिर आप मेक इन इंडिया या कौशल अभियान, जितनी सामाजिक क्षेत्र की पहले होती हैं वो सब इसमें आती हैं। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में देखेंगे, हर चीज को देखेंगे अच्छे पहलू से। अभी यहाँ बात कर रहे थे हम, तो ये जो एटसेट्रा है ये 6वां टॉपिक, और अन्य दिया है। इसमें आपसे बोला जाता है कि कैंडिडेट विल बी टेस्टेड रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स एंड रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन। बात समझ में आई? तो ये क्या कह रहे हैं कि 3 चीजों पे यहाँ पे बेसिकली जो बोला गया है कि प्रॉब्लम एंड रिलेशनशिप, ठीक है, ये नोट कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स, इसका यानी समस्या, एंड रिलेशनशिप, ठीक है। बिटवीन, तो बिटवीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, बिटवीन यानी बीच में, ठीक है। बिटवीन किस किस के, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन। ये 3 शब्दों को यहां याद रखना है, बिटवीन, पॉपुलेशन, ठीक है, पहला वर्ड। दूसरा दिया है एनवायरमेंट, और तीसरा दिया है अर्बनाइजेशन। अब इसको आप समझिए, देखिए अन्य में क्या कहा गया है कि जो कैंडिडेट हैं, यानी आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो एग्जाम देते हैं, वो समझेंगे प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप, यानी समस्या और संबंध, ठीक है, समस्या और संबंध किसके बीच में,
बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है, किसके बीच में, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, ओहो माफ कीजिएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, जनसंख्या, फिर है इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण के संबंध में, और अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण के संबंध में। अब यहाँ ये देखिए, ये सिलेबस जानने से हमें क्या क्या समझ आ जाएगा ये देख लीजिए जल्दी से। इसको ठीक ही कर देता हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगा। जनसंख्या, ठीक है, तो इतना सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, ठीक है। तो ये है पहला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको सतत विकास बोलते हैं। दूसरा है पॉवर्टी, जिसको गरीबी या निर्धनता बोला जाता है। इंक्लूजन, जिसमें समावेशन है। डेमोग्राफी, जिसमें जनसांख्यिकी है। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव है, सामाजिक क्षेत्र की पहलें। इसमें क्या क्या है देखेंगे। फिर अन्य है, इस बात को बड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो सीधे सीधे समझ आ रहा है कि इसके ये देखना है, गरीबी देखना है, गरीबी क्या होती है, गरीबी के कारण क्या है, गरीबी के प्रकार क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सब चीजें देखनी है। इंक्लूजन में समावेशन देखना है। समावेशन में बहुत सारी चीजें बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ जाएंगी या और भी दूसरे समावेशन स्कीम्स जो चलती हैं उनसे जुड़ जाएगा। जनसांख्यिकी में पॉपुलेशन से जुड़ जाएगा, उसमें उनका जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या फिर उनके मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर है, तो ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी। जनसंख्या से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी चीजें हैं, उनको हम इसमें डेमोग्राफी में पढ़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा, सतत विकास भी बताऊंगा बड़े अच्छे से। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में सामाजिक क्षेत्र की जो पहले हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहां से बनता है। इसमें आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि आपसे सूचकांक पूछ लेता है, ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है, या फिर आपने देखा होगा कि पूछ लेता है कौन सी सिटी ने उस क्षेत्र में अच्छे योगदान किया। एमपी इंदौर का कौन सा रैंक रहा है, स्मार्ट सिटी, और ये सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन यहां से आते हैं। एक ये एटसेट्रा, इसमें प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट और अर्बनाइजेशन। तो जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, तो यहाँ पे ये किससे रिलेट हो जाता है। देखिए जनसंख्या से संबंधित वही मैंने बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, पूछ लेगा, या भुखमरी सूचकांक हो गया। इन सारी चीजों से यहाँ से क्वेश्चन जनसंख्या से बन जाते हैं, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित एसडीजी गोल क्या है, कौन सी रैंक इसमें आई। और नगरीकरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे तो वो मैली बस्ती की हो या फिर माइग्रेशन की समस्या हो, ठीक है, तो जो भी समस्याएं हैं, ये ऐसे करके ये तीनों में इनमें रिलेशन समझना है आपको कि जनसंख्या बढ़ती है तो पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण खराब होता है तो नगरीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, या जनसंख्या का नगरीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है जिससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह आपको ये इसको हर तरीके से सिलेबस को समझ के फिर आगे बढ़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो यूपी पीसीएस के सिलेबस में सिर्फ चीजें तो ये दी हैं, लेकिन हमको फिर जब क्योंकि अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो पहले ये देखेंगे अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसके टाइप क्या होते हैं, खुली और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या संबंध होता है। फिर उसमें हम बैंकिंग क्षेत्र में चले जाएंगे तो बैंकिंग क्षेत्र में देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, या फिर उसको कहें कि गुणात्मक या जो मात्रात्मक उपकरण होते हैं इसके मॉनेटरी पॉलिसी के या मौद्रिक नीति के, वो क्या क्या होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। फिर इसमें इंक्लूजन समावेशन में देखेंगे कि वित्तीय समावेशन जिसमें जीरो अकाउंट खोला गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जा रहे हैं लोगों को, सब्सिडी सीधे अकाउंट में दी जा रही है, तो ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पे जो सबसे पहले हम ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया तो फिर से मैं बोल रहा हूँ ले लो, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ और ये एक बार मिट गया तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपको वीडियो पीछे करके आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले ये सिलेबस आपको समझ में आ गया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब ये समझने से क्या होगा कि आपको ना भटकाव नहीं होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये आपको समझ आएगा बड़े आसानी से। वीडियो देखिए 45 से 50 मिनट का मैं रखूंगा, क्योंकि उससे कम में भी फिर चीजें कवर हो नहीं पाएंगी। तो आप इसे मन बना के रखिएगा कि इतनी वीडियो तो आपको
पढ़नी है। तो सबसे पहले हम यहाँ सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सिलेबस में ये एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सतत विकास होता क्या है, इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो सतत विकास मैं सिर्फ क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बता रहा हूँ इसलिए ये चीजें क्लियर हो जाना यहीं पे बेहतर है, आगे हम पढ़ेंगे फिर से जब ये टॉपिक आएगा तभी। तो सतत विकास क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा दोहन, जिसकी अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो सतत विकास क्या है, आप आगे भी लिख सकते हैं। ये अभी बताने के पीछे मेरा एक चीज है जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, जिसको एसडीजी गोल बोलते हैं। ठीक है, एसडीजी गोल, ये इससे क्वेश्चन बन जाता है कई बार, इसलिए मैंने यहाँ पे सतत विकास को मिटाया नहीं, मैं पढ़ाना चाहता हूँ यहीं पे, और आपको पढ़ने का तरीका भी समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो एसडीजी गोल हम यहाँ देखेंगे, ये 17 गोल है, इन गोल को देखेंगे। उससे पहले आप क्या है कि ये देख लीजिए। ठीक है, सतत विकास क्या होता है, एक ऐसी अवधारणा या एक ऐसा विकास है जो हमारी भावी पीढ़ियों के जो भी अपनी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के योग्यता को प्रभावित किए बिना हम अपनी जीविका भी जिएं और अपने वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा कर लें, ऐसा जो एक अवधारणा है उसको सतत विकास कहा गया। समझ में आया कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं, उनकी जीविका को या उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को हम छेड़छाड़ ना करें, उसको प्रभावित ना करें और अपनी वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा भी कर लें। तो ऐसी जो अवधारणा कहलाती है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे गैसेस हैं, कोयला है, तेल है, या फिर आप भूमि समझिए, प्राकृतिक संसाधन है, जल है, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा सदुपयोग जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये संसाधन उपलब्ध रहें और हमारी भी जो जितनी भी चीजें हैं वो भी पूरी हो जाए और सबका जीवन सुखी बना रहे। समझ में आया? मान लीजिए जैसे कि आपने एक पेड़ है, आप कहीं पे सड़क बनाना चाहते हैं, अब ये सड़क बनाने के रास्ते में ये पेड़ काटने पड़ गए आपको, तो आप इन पेड़ों को काटेंगे क्योंकि आपको सड़क भी बनाना है, आधारभूत ढांचा तो तैयार करना ही है। तो आप इन पेड़ों को यहाँ से काटिए, 2 पेड़ कहीं और उसकी जगह 4 पेड़ उसके हिस्से के कहीं लगा दीजिए। तो इसी तरह आपने क्या किया, आने वाली पीढ़ियों की जो योग्यता प्रभावित होती, क्योंकि आपने 2 पेड़ काट दिए तो उनको प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ सकता था, या उनको और सारी चीजों, जैसे मान लीजिए आपने सारा कोयला निकाल लिया, सारा तेल निकाल लिया, तो आने वाली चीजों जो पीढ़ियां उनको क्या देके जाएंगे। ठीक है, तो आने वाली पीढ़ियों को क्या आप छोड़ के जा रहे हैं, इन सभी चीजों को मानते हुए और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एसडीजी गोल 2015 में कॉप की मीटिंग हुई और यूएन की, और उसमें 195 देश थे 2015 में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए 2015 में एक मीटिंग हुई, सम्मेलन हुआ, और उसमें 195 देशों ने ये प्रण लिया कि हम क्या है, हम इन एसडीजी गोल को अपनाएंगे, इन 17 गोल को अपनाएंगे, ताकि आने वाले समय में इनको गोलों को प्राप्त किया जा सके। लक्ष्य रखे गए 17 गोल को हिंदी में लक्ष्य बोलते हैं, तो 17 लक्ष्य रखे गए या उद्देश्य रखे गए कि इनकी प्राप्ति हम धीरे धीरे करेंगे, ताकि पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठा के, पर्यावरण को अपने साहचर्य में लेके, उसके साथ भाईचारे वाला संबंध निभा के, या कह सकते हैं कि सहजीवन, सह अस्तित्व की भावना से हम इन गोल को प्राप्त करेंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 17 गोल क्या होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये 2015 में 195 देशों के द्वारा इस भावना के साथ कि दे कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर। ठीक है, आप ये कोटेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये इन लोगों ने कहा, दे कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर। आप इसको मेंस में उपयोग यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये जब गोल लिए जा रहे थे तो दे कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर, यानी वो विश्व को बदल सकते हैं बेहतर के लिए। ठीक है, विश्व को बदल सकते हैं बेहतर के लिए, या फिर वो बेहतर के लिए विश्व को बदल सकते हैं। तो ये इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, दे कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर। 17 गोल्स क्या क्या थे, अब ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसके लिए आपको 17 गोल के लिए आपको है ना, हमेशा की तरह आप लोग जो पसंद करते हैं वो ट्रिक याद कर लीजिए। इसके लिए आप ये याद कर लीजिए, PHHEG, ठीक है। इसमें 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पहले याद कर लीजिए, फिर बाकी के साथ आप धीरे धीरे मैं याद करवा दूंगा। तो PHHEG ये 5 हो गए और वेदर ये 5 हो गए। तो इससे आप जो 10 SDG गोल हैं उनको याद कर लेंगे, बाकी बचेंगे 7, उसमें उल्टा नीचे से और ऊपर से पढ़ के हम याद कर लेंगे। तो पहला P4 यहाँ पे क्या है, मैं पूरा भी पढ़ाऊंगा लेकिन अभी शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। तो पहला P4 है पॉवर्टी, ठीक है, इसको पॉवर्टी ही है। दूसरा है हंगर, ठीक है। तो इनके आप देखते भी हैं, गरीबी सूचकांक दिखाया जाता है कि कौन सी रैंक मिली इन देशों को, ठीक है। हंगर इंडेक्स दिखाया जाता है, हंगर इंडेक्स आता है ना कि भारत की 102वीं रैंक रही, 103वीं रैंक रही। तो वो इसीलिए होता है कि आप उन लक्ष्यों की प्राप्ति में जो एसडीजी गोल रखे गए हैं 17, उसकी प्राप्ति में किस देश ने कितनी प्रगति की, ये गोल इसीलिए होते हैं। और ये मैं यही बता रहा हूं इसीलिए कि सूचकांक आपसे क्यों पूछा जाता है। सूचकांक इसीलिए पूछा जाता है कि ताकि आपको चीजें याद रहें। तो इसको आप जो इसका एग्जैक्टली नाम है वो है जीरो हंगर, ठीक है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, आप अगर हंगर भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसको एग्जैक्टली जो है वो जीरो हंगर है, ये याद नहीं होते बड़ी आसानी से, इसलिए P4 आपका पॉवर्टी, H4 हंगर, तीसरा है H4 आपका हेल्थ आएगा, ठीक है, समझ रहा है, हेल्थ, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। चौथा जो है आपका एजुकेशन है, क्या है, चौथा जो है वो आपका माफ कीजिएगा, PHHEG, हाँ ये एजुकेशन है। फिर पांचवा जो आपका है वो है जेंडर इक्वेलिटी, ये समझ में आ रहा है आपको। पॉवर्टी क्या है, गरीबी, ठीक है। हंगर क्या है या जीरो हंगर क्या है, शून्य भूख, यानी कोई भूखा ना रहे, इसको जीरो हंगर इंडेक्स तक पहुंचना है। हेल्थ को क्या है, स्वास्थ्य। एजुकेशन का क्या है, शिक्षा। जेंडर इक्वेलिटी मतलब जो आपका जेंडर है, लिंग समानता, ठीक है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है, ठीक है। तो कई बार पूछ लेता है कि लिंग जो आपका एसडीजी 4th गोल क्या है, 5th गोल क्या है, एसडीजी 8 में क्या है। तो ऐसे करके आपको याद रहेगा। इसको जो पढ़ेंगे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग पढ़ते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, बाकी तो आप याद हो जाएगा धीरे धीरे। इसको गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग पढ़ते हैं, इसको जीरो हंगर पढ़ते हैं, मैंने बता दिया। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन को आप पढ़ेंगे क्वालिटी एजुकेशन, और जो जेंडर इक्वेलिटी है इसको आप सीधा जेंडर इक्वेलिटी पढ़ेंगे। तो ये 5 आपके पूरे हो गए, ये वाले 5 आपके पूरे हो गए। अब अगले 5 देख लेते हैं। तो ये मिटा दूं या रहने देता हूं, आप एक साथ स्क्रीनशॉट खींच लेना। छठवां जो है ये W4 जो है, ये है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, तो इसको वाटर पढ़ेंगे। 7वां जो है आपका E, तो ये है आपका एनर्जी, ठीक है, क्लीन एनर्जी। 8वां जो है आपका D, तो ये है डिसेंट वर्क। फिर जो 9वां है आपका, ये है इनोवेशन। ये 3 आई है बेसिकली, ये जो आई है इनको याद रखिएगा, ये 3 आई है, और इसको आप ढंग से ही लिख लीजिए, ठीक है। 3 आई है। ये पहला है इंडस्ट्री, ठीक है। फिर दूसरा है इनोवेशन, हिंदी में बता दूंगा, हिंदी में बता दूंगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है।
ठीक है। फिर आपका 10वां हो गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, समझ आया बात? 10 हो गए। PHHEG वेदर, ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत। PHHEG पॉवर्टी, P4 पॉवर्टी, H4 हंगर, H4 हेल्थ, E4 एजुकेशन, G4 जेंडर इक्वेलिटी। बात समझ में आई? पॉवर्टी हंगर हेल्थ, बोलो मेरे साथ, पॉवर्टी हंगर हेल्थ, पॉवर्टी हंगर हेल्थ, देन एजुकेशन एंड जेंडर इक्वेलिटी। पॉवर्टी हंगर हेल्थ एजुकेशन एंड जेंडर इक्वेलिटी यानी लिंग समानता। फिर है वाटर, यानी इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन पढ़ेंगे, यानी स्वच्छ पानी और स्वच्छता। तो आपको अभी यही समझ लीजिए, स्वच्छ जल, ठीक है। ये सबका प्राप्ति के लक्ष्य हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। और एनर्जी को आप क्या पढ़ेंगे? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। मतलब सभी के लिए वहनीय हो, वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा, वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा। डिसेंट वर्क होता है मतलब वही काम करने लायक, उचित काम सबको मिले, गांधी जी ने भी कहा है। तो इसको पढ़ेंगे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इसको समुचित काम बोल लीजिए आप। एग्जैक्ट टर्म तो मुझे याद अभी आ नहीं रही है। डिसेंट वर्क, समुचित काम। डिसेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बड़ा कुछ अच्छा सा किस्म का होता है, जैसे बहुत डिसेंट लग रहे हो टाइप, आ नहीं रहा मेरे को। इंडस्ट्री का मतलब होता है जो आपकी औद्योगिक क्षेत्र है। इनोवेशन मतलब नवाचार, ठीक है। औद्योगिकीकरण आप इसको पढ़ेंगे, औद्योगिक क्षेत्र, इसको नवाचार आप पढ़ेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप पढ़ेंगे आधारभूत ढांचा, ठीक है। और रिड्यूस इनइक्वालिटी मतलब जो आपका असमानता को समाप्त करना, ठीक है। तो ये है पॉवर्टी हंगर हेल्थ एजुकेशन जेंडर इक्वेलिटी और वाटर, ठीक है। ये आपका वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, डिसेंट वर्क हो गया, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी हो गया। बात समझ में आई? हिंदी को मिटा दे रहा हूं क्योंकि फोटो खींचने में गड़बड़ होगी। आपको ट्रिक के साथ याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप इनको कभी याद नहीं कर पाएंगे और भूल जाते हैं। बहुत टाइम लगेगा, देखिए चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि याद कर ही नहीं पाएंगे, बट ऐसे करके आप आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बाकी के मैं बोल के बता देता हूं अगले, लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 17 में से सिर्फ ये 10 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं और याद भी आपको सारे ही करने हैं, लेकिन आप पहले 10 याद कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और जब 10 याद कर लेंगे तो बाकी के आपको खुद ब खुद फिर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला जो है वो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है। जो 11वां है वो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, और जो आपका 12वां है वो है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप उपभोग करें और प्रोडक्शन भी करें, यानी उत्पादन भी करें। क्लाइमेट एक्शन 13वां है आपका। 14वां जो है लाइफ बिलो वाटर, यानी समुद्र का है, और लैंड ऑन अर्थ है आपका 15वां, ठीक है। फिर 16वां है आपका पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जो शांति बहाल करने वाले या न्याय प्रदान करने वाले इंस्टीट्यूशन है वो सुदृढ़ हो। और 17वां जो है बिल्कुल जो लास्ट है वो है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, यानी कि 17वां तो आप बड़े आसानी से याद कर ही लोगे। 17वां है पार्टनरशिप टू अचीव गोल। ये जो गोल है इनको अचीव करने के लिए पार्टनरशिप, ये 17वां है। 16वां आपका क्या है? पीस एंड जो
आपके जस्टिस की इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको सुदृढ़ करना। और जो आपका 15वां है, 15वां मैंने आपको बताया था लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड। अब बता ही देता हूं। 14वां जो है वो है आपका लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, नीचे लिख दूं, नीचे लिख दूं, 13वां यहां लिख के 12 11 नीचे लिख दूंगा, ठीक है। 13वां जो है वो है आपका क्लाइमेट एक्शन, 12 यहां लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। 12 और 11 यहां लिखूं, 10 तो बता दिए है ना, 11वां 12वां ही रह गया। तो 11 है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हिंदी में बता दूंगा अभी, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज और रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन, ठीक है। 12वां जो है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये है 17 हो गए ना, 10 बता दिए। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि सतत शहर या नगर और कम्युनिटीज जो भी समाज है। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उपभोग भी करें और उत्पादन भी करें। फिर आपका 13वां है क्लाइमेट एक्शन, जो ये पर्यावरण चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है, वो क्लाइमेट एक्शन के लिए है। लाइफ बिलो वाटर, ये समुद्र के लिए है, जो जल के प्रति जो गतिविधियां हैं उसमें। लाइफ ऑन लैंड, यानी भूमि पे जो आपका जीवन है। पीस और जस्टिस इंस्टीट्यूशंस, यानी जो शांति निर्माण के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन है उनमें बहाली रहे, अच्छे से काम करें। और जस्टिस, जो न्याय प्रदान करते हैं वो। और 17वां है कि सभी इसमें पार्टनर रहेंगे टू अचीव द गोल। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एसडीजी आपका हो गया। अगला टॉपिक आपका निर्धनता था। निर्धनता में ऐसा कुछ अभी बताने लायक ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, निर्धनता को तो एक टॉपिक के तौर पे हम अलग से पढ़ेंगे ही, ठीक है। एसडीजी गोल पे आपको प्री में कोई ऐसा वित्तीय, इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा या फिर इंडेक्स से आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता दिया कि उसकी क्या महत्वपूर्णता है। फिर अगला जो टॉपिक था वो था आपका निर्धनता या पॉवर्टी। तो निर्धनता में तो ये हम सारी चीजें देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है, कारण क्या है, प्रकार क्या है, इससे कैसे बचा जाए या क्या सरकार इनके लिए कर रही है, ठीक है। बचाव के सरकार के कार्य क्या है, ठीक है। तो ये बचाव के कार्य ऐसा कुछ नहीं है, वो कार्य में ही आ जाएगा। तो हम इसको एक ही पॉइंट यहां देखेंगे कि सरकार के कार्य क्या है, ठीक है। ये वैसे मेंस का टॉपिक है मोस्टली, इसमें सरकार का कार्य देख लेंगे। तो अभी इसको निर्धनता के बारे में आप अगर जानना चाहें थोड़ा सा, तो जीवन जीने के साधनों या इस हेतु जो आपके धन के अभाव की जो स्थिति होती है वो आपका निर्धनता कहलाती है, ठीक है। तो गरीबी उन वस्तुओं के अपर्याप्त आपूर्ति है जिनके कारण आपका जीवन अच्छे से नहीं चल पाता है, या उसके अभाव में जो व्यक्ति होते हैं उनके परिवार के स्वास्थ्य और दूसरी जो जरूरी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती और कुशल जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हम लोग। तो इसमें जो मोस्टली माना जाता है वो माना जाता है धन का अभाव निर्धनता में। फिर अगला जो आपका था वो था वित्तीय समावेशन या समावेशन, ठीक है। टॉपिक था इंक्लूजन या समावेशन। तो समावेशन में मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण कि लोगों को किस तरह जोड़ा जा रहा है मुख्य धारा से। जो लोग एक सिरे पे हैं, कट गए हैं मुख्य धारा से, उनको कैसे जोड़ा जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण तरीके से हम वित्तीय समावेशन पढ़ेंगे। वित्तीय समावेशन को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है।
फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको बोलते हैं, वित्तीय समावेशन को। तो समाज के पिछड़े और जो कम आय वाले लोग हैं उनको बैंकिंग से जोड़ना, बैंक से जोड़ना, ये वित्तीय समावेशन कहलाता है। उनको उचित सुविधाएं देना, या तो ऋण प्राप्ति की सुविधाएं हो, या उनको सब्सिडी कोई प्राप्त देनी हो, या फिर उनको वहनीय स्तर पर ऋण दिया जाना हो। तो ऋण भुगतान, धन प्रेषण, आपने देखा होगा जीरो अकाउंट खुलाए गए थे इसी में, जीरो अकाउंट मोदी सरकार ने खुलाए थे, ठीक है। तो जीरो अकाउंट, अब मैं मोदी सरकार का नाम ले रहा हूं, कमेंट मत करने लगना भक्त बोल के। पिछली बार मेरे को भक्त भक्त बोल रहे थे। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं, और अगर करूंगा भी कभी इन भविष्य तो आपको नहीं बताऊंगा कि मैं किसको करता हूं, वो बताना भी नहीं चाहिए हालांकि। लेकिन भक्त करके कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने पिछली बार झेला है ये सब। आप भक्त बताने लगे, जब मैं पढ़ा रहा था कोई स्कीम पढ़ा रहा था, योजना, तो उसमें मैंने जो चीजें हैं सो हैं, ठीक है। किसी का बुराई का होगा तो मैं बुराई भी करूंगा, और कोई अच्छाई के काबिल काम करेगा तो अच्छाई के लिए भी बोला जाएगा। मैंने नीतीश सरकार की भी तारीफ की, मैंने मोदी की भी तारीफ की, और जो कोई और भी होगा वो तारीफ का काम करेगा तो करा जाएगा, आलोचना का कार्य होगा तो वो भी करी जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई भक्त नहीं हो जाता है अगर कोई वो अच्छी चीजों की। और बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट या बीइंग पीसीएस एस्पिरेंट, आपको तो इन चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। राजनीतिक विचारधारा से आप इस तरह वो प्रभावित नहीं हो सकते हैं कि आप कमेंट करने लगे, क्योंकि आपको कल को प्रशासन में जाना है और वहां पे आप ये खुलेआम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहां तो धर्म के बारे में भी आप खुलेआम नहीं बोल सकते, तो आप ये राजनीतिक विचारधारा तो बहुत दूर की बात है। खैर छोड़िए, ये एक दो लोगों ने कमेंट किया था, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे बोल दिया, अन्यथा लीजिए। ऐसे लोगों पे ध्यान मैं भी ज्यादा नहीं देता हूँ, लेकिन अभी चूंकि आया मुझे तो मुझे याद आ गई वो बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपका वित्तीय समावेशन मैंने बताया, जीरो अकाउंट या डीबीटी इसको बोलेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी ये चीजें की जा रही हैं। सब्सिडी अब सीधे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेजी जाती है, तो इसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो ये सारी चीजें वित्तीय समावेशन में हम पढ़ेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। क्लासेस हम 1 जनवरी से शुरू कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। उसमें कोई गैप नहीं होगा, मैं वीक में 3 से 4 क्लासेस लूंगा, और हम कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर, यानी 25 से 30 क्लासेस में हम ये सारा खत्म कर दें, और मुझे आइडिया उम्मीद है कि हम कर देंगे, ठीक है। फिर अगला जो है वो है आपका जनसांख्यिकी, तो वो मैंने आपको बता दिया था, फिर भी जनसांख्यिकी के बारे में देख लीजिए। इसमें क्या है कि इसमें हम जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी, तो इसमें हम सारी चीजों को देखते हैं, और इसमें देखेंगे जनसंख्या की गतिशीलता कैसी है, यानी माइग्रेशन हो रहा है, उन सब चीजों को पढ़ेंगे। उससे संबंधित शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक दशाओं का हम जो अध्ययन करते हैं वो जनसांख्यिकी में करते हैं। इसमें हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, और जब अगर हम इन्हीं चीजों को किसी एक विशेष क्षेत्र, विशेष जन समुदाय के क्षेत्र में या विशेष समुदाय के क्षेत्र में हम जब इसको देखने लगते हैं, ठीक है, विशेष जन समुदाय के क्षेत्र में, तो इसको जनांकिकी बोलते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। जनांक ये जो है ये बड़ी अवधारणा है, और ये जो है ये छोटी अवधारणा है। चीजें एक ही हैं। अगर यही अध्ययन हम छोटे लेवल पे करेंगे तो जनांकिकी होगा, और बड़े लेवल पे करेंगे तो जनसांख्यिकी होगा, ठीक है। इंग्लिश में दोनों को डेमोग्राफी ही बोला जाता है, ये बड़े मुद्दे की बात है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। और किसी खास जन समुदाय की मैंने बात की यहाँ पे, तो ये है, ये एटसेट्रा में मैंने आपको बता दिया, अन्य में कि कैसे कैसे चीजों को देखा जाएगा, और ये सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। अब कल से जो है हम अर्थव्यवस्था देखेंगे, यानी 1 जनवरी को क्लास जो होगी उसमें हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के बारे में सारी, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का भारत में कौन सा प्रकार है, इसके कितने प्रकार होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। कहने का मतलब है जीरो से लेके चलेंगे। मैं ये समझूंगा आपको कुछ नहीं आता और आप पहली बार पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो इन सारी चीजों से लेके चलेंगे। फिर उससे पहले अर्थशास्त्र देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ का जिक्र आएगा,
चाणक्य का जिक्र आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगली क्या पढ़ेंगे, प्रिपेयर आप रहें। क्लासेस जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी वो कल से ही होगी। ठीक है, एडम स्मिथ और चाणक्य का नाम आएगा, पहली बुक उन्होंने ही अर्थशास्त्र पे लिखी थी। कौटिल्य इनको बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो और इसमें वेल्थ ऑफ नेशन का नाम आएगा, ये बुक है जो एडम स्मिथ ने लिखी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये क्वेश्चन इस पे बनता रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी, तो एडम स्मिथ ने। और किसकी बुक है, तो ये अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था से संबंधित बुक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल देखेंगे। ओपन अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्लोज अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन सब चीजों को भी कल देखेंगे कि कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वीडियो आप जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाइए, जुड़ जाइए इस वीडियो से और सब लोगों को और भी जोड़िए जिनको आवश्यकता है। और अगर आपका कुछ एडिशनल है, आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और जोड़े हम, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। इसीलिए मैंने एक दिन पहले वीडियो बना दिया है रेगुलर करने से पहले, कि आप लोगों तक पहुंचे और आपको समझ आ जाए कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे मैं पढ़ाना चाहता हूं। आपका कुछ अगर चाहते हैं कि इसमें कुछ एडिशन हो, आपकी कुछ सजेशन है, तो वो मुझे बताइए, इसको लोगों तक पहुंचाइए और फिर शुरू करते हैं हम मजे के साथ। और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच दोस्तों।